नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की बड़ी खबरें आपको बताएंगे और साथ ही उन खबरों के मायने भी बताएंगे। सबसे पहले बात पीएम मोदी के 3 बड़े ऐलान की, जिसमें फ्री वैक्सीनेशन और नवंबर तक गरीबों को मुफ्त राशन के अलावा वैक्सीनेशन की सारी जिम्मेदारी खुद उठाना शामिल है। पहले पीएम मोदी के वो 3 बड़े ऐलान सुनिए, फिर खबर तो समझिए। ऐलान नंबर 1, भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। ऐलान नंबर 2, आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा, यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। ऐलान नंबर 3, कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। करीब 32 मिनट का था ये संबोधन, जिसमें देश के हर शख्स के मन की बात हुई। कोरोना की दूसरी लहर के बाद के सबसे बड़े ऐलान हुए। इस संबोधन के जरिए विपक्ष के उन आरोपों का जवाब भी दिया गया, जिसमें केंद्र की वैक्सीन नीति पर सवाल उठाए जा रहे थे। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। बता दें कि अब तक वैक्सीन का 50% काम केंद्र सरकार, 25% राज्य सरकारें और 25% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था। अब टीकाकरण का 75% हिस्सा केंद्र सरकार और बाकी हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा। मतलब ये कि प्राइवेट अस्पतालों में जारी रहेगा टीकाकरण, लेकिन किस कीमत पर, ये भी आप जान लीजिए। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर कहर बरपाई, लोगों ने जान गंवाई, करोड़ों लोगों पर इसकी मार पड़ी। इसकी वजह से ही केंद्र के प्रति लोगों की नाराजगी बढ़ी। लेकिन पीएम मोदी ने एक बार फिर साफ कर दिया कि लापरवाही की वजह से ही कोरोना ने पलटवार किया। साथ ही लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल मानने की अपील की। कोरोना जैसे अदृश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार कोविड प्रोटोकॉल है। मास्क, 2 गज की दूरी और बाकी सारी सावधानियां। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर देशवासियों से अफवाहों से बचने की नसीहत दी और उन तमाम सियासतों पर भी लगाम लगाने की कोशिश की जो टीकाकरण को लेकर की जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब खबर तो समझिए। दरअसल वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने पूरी तरह कमान संभाल ली है। अभी तक वैक्सीन का 50% काम ही केंद्र सरकार के जिम्मे था, बाकी 25% राज्य सरकारों और 25% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था। वैक्सीनेशन से जुड़ी अब पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। केंद्र सरकार अब वैक्सीन का पूरा खर्च उठाएगी। सभी राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी और इसका मतलब यह कि राज्यों को अब एक भी रुपया खर्च नहीं करना होगा। इस व्यवस्था को लागू होने में करीब 2 हफ्ते का समय लगेगा। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइन बनाएंगी। देश में बनने वाली 75% वैक्सीन राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी 25% वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को मिलेगी। प्राइवेट अस्पताल के लिए वैक्सीनेशन के चार्ज 150 रुपए तय कर दिए गए हैं। मतलब वैक्सीनेशन के नाम पर लोगों से ठगी भी अब नहीं हो सकेगी। पीएम के वैक्सीन प्लान ने विरोधियों का मुंह बंद कर दिया है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने वैक्सीन नीति पर कई सवाल खड़े किए थे। लगातार कहा जा रहा था कि केंद्र को यह जिम्मा उठाना चाहिए। जाहिर है अब पीएम ने तमाम विरोधियों को जवाब दे दिया है ये ऐलान कर। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को राज्यों को मुफ्त वैक्सीनेशन और गरीबों को दीपावली तक मुफ्त अनाज के फैसले पर धन्यवाद कहा है। सीएम ने ट्विटर पर लिखा है, पूर्व से केंद्र सरकार द्वारा 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के टीकाकरण हेतु मुफ्त टीका राज्यों को दिया जा रहा है। अब माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 18 वर्ष से अधिक एवं 45 वर्ष से कम आयु वर्ग के सभी लोगों के टीकाकरण हेतु राज्य सरकारों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराने एवं पिछले साल की तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिवाली तक बढ़ाकर सभी राशन कार्डधारियों को मुफ्त राशन देने का फैसला उपयोगी एवं सराहनीय है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद। यह कोरोना से जंग जीतने में मददगार होगा। नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार। अब खबर तो समझिए, पीएम ने दीपावली तक मुफ्त राशन देने की योजना को बढ़ा दिया है। योजना का लाभ 80 करोड़ लोगों को मिलेगा और इस स्कीम में जो मुफ्त अनाज घोषित हुआ है वो राशन कार्ड पर हर माह मिलने वाले राशन के अलावा है। मतलब अगर किसी परिवार के राशन कार्ड में 4 सदस्य हैं, प्रति सदस्य 5 किलो राशन, चावल या गेहूं मिलता है तो उस राशन कार्ड पर एक महीने में कुल मिलने वाला राशन 20 किलो हुआ। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिवाली तक प्रति सदस्य अतिरिक्त 5 किलो फ्री राशन मिलेगा। अब समझिए इसे इस तरह, 4 सदस्यों के नाम वाले एक राशन कार्ड पर दिवाली तक मिलने वाला कुल राशन 20 किलो के बजाय 40 किलो मिलेगा। यानी राशन कार्ड पर जो 20 किलो मिला उसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 20 किलो मई जून तक ही लाभ देने की योजना थी, जिसे अब पीएम ने नवंबर तक बढ़ा दिया है। पिछले साल से ही यह योजना लागू थी कोरोना काल से, और पिछले साल भी इस अवधि को बढ़ाया गया था और अब इस साल भी दिवाली तक बढ़ा दिया गया है। पीएम मोदी के ऐलान के बाद पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया। सुशील मोदी ने लिखा है, प्रधानमंत्री की ताजा घोषणाएं संकट काल में गैर जिम्मेदार विपक्ष की वैक्सीन पॉलिटिक्स का कारगर एंटीबॉडी तैयार करने वाली है। कोरोना संक्रमण की लहर कमजोर पड़ी है और अब राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक लॉकडाउन खत्म हो सकता है, हालांकि कई शर्तें लागू रह सकती हैं। बिहार में 8 जून के बाद कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन खत्म हो सकता है। इस पर फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को लेना है। बैठक में अनलॉक को लेकर फैसला होगा। हालांकि कई तरह की शर्तें लागू रह सकती हैं। सभी डीएम को अधिकार दिया जाएगा जो अपने स्तर से इलाके में धारा 144 लगाएंगे। शादी ब्याह में पूरी तरह से छूट नहीं दी जा सकती है और अनलॉक के बाद भी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। जनता भी चाहती है कि कामकाज के लिए थोड़ी छूट मिले, लेकिन थोड़ी सख्ती भी हो। बंदिशें खत्म नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे खुलनी चाहिए। मान लिया कि 2 बजे तक अभी हुआ है तो उसको 4 बजे तक ले जाया जाए। वैसे लोग जो है अब जागरूक हो गए हैं और बहुत मतलब अनलॉक नहीं होना चाहिए, अनलॉक होना चाहिए, पूर्ण रूप से खत्म नहीं करना चाहिए। हाँ। लेकिन लॉकडाउन माने कुछ ऐसा किया जाए कि मजदूर टाइप के लोग हैं भूखे मर जाएगा। ये पूर्ण लॉकडाउन खत्म होना चाहिए सर। क्योंकि धीरे धीरे जो सुधार है तो थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए कि थोड़ा राहत दे, खुलना चाहिए। राहत तो दे ही रही है, थोड़ा खुलना चाहिए दुकान। बिहार में अब तक 4 बार लॉकडाउन लगाया जा चुका है और पहला लॉकडाउन 5 मई से 15 मई तक रहा। दूसरा लॉकडाउन 16 मई से 25 मई तक रहा। तीसरा लॉकडाउन 26 मई से 1 जून तक रहा। तो वहीं चौथा लॉकडाउन 2 जून से 8 जून तक है। और अब बिहार को अनलॉक किया जा सकता है, लेकिन महामारी से बचाव के लिए सतर्कता जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब खबर तो समझिए, आखिर बिहार क्यों अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल लॉकडाउन के कारण सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हुआ और इस कारण से ही मामलों में लगातार कमी आ रही है। बिहार के 38 जिलों में नए मामले 100 से ही नीचे हैं, जबकि 4 जिलों में नए मामले 50 से भी कम हैं।
लॉकडाउन की वजह से ही कोरोना की रफ्तार घटी है और नए मामलों की संख्या 1000 के आसपास ही अब रह रही है। वहीं बिहार में एक्टिव मामलों की संख्या 10,000 के नीचे पहुंच चुकी है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि सभी जिले के डीएम को सख्ती बरतने का अधिकार दिया जाएगा और डीएम धारा 144 लागू करने के साथ साथ लॉकडाउन जैसे नियम लागू कर सकेंगे। जिले में परिस्थितियों को देखकर कोरोना की परिस्थितियां अगर भयावह होने लगती है, संक्रमण बढ़ता है, तो जिला के डीएम फैसला ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में एक बच्चे की मौत एईएस से हो गई। एसकेएमसीएच में अभी तक 26 बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई है, जिसमें से अब तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। पूरा मामला देखिए, फिर खबर तो समझिए। बारिश के बाद तापमान बढ़ने से मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में एईएस फिर से सर उठाने लगा है और बच्चों को अपना शिकार बनाने लगा है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में आज एक और बच्चे की मौत एईएस की बीमारी से हो गई। दरअसल शिवहर के बेलसर निवासी रंजीत कुमार ने अपने 4 साल के बेटे को रविवार की दोपहर एसकेएमसीएच में भर्ती कराया था। बच्चे में चमकी बुखार के लक्षण थे, इसलिए एसकेएमसीएच की पीआईसीयू में एईएस केस मानकर इलाज चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्चे की जांच रिपोर्ट में एईएस की पुष्टि हुई है। एसकेएमसीएच में अब तक बीमार 26 बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई है, जिसमें 5 की मौत हो चुकी है। तो अभी तक अगर 1 जनवरी से जोड़ा जाए तो 26 केस आ चुके हैं अभी तक, और आउट ऑफ 26 केस 5 की कैजुअलिटी हुई है अभी तक। अभी लेटेस्ट कैजुअलिटी जो हुई ना, लेटेस्ट कैजुअलिटी शनिवार को हुई थी, वो बच्चा वैशाली जिला का था। और अब खबर तो समझिए, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। तीसरी लहर से पहले अब एईएस चिंता बढ़ा रहा है। एईएस का पूरा नाम है एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। एईएस को दिमागी बुखार भी कहा जाता है। एईएस खतरनाक वायरल बीमारी है। इसके होने से खून में शुगर और सोडियम की कमी हो जाती है और समय पर इलाज नहीं होने से बच्चों की मौत हो जाती है। साल 2019 भयावह था। एईएस से 150 बच्चों की मौत हो गई थी। हालांकि उसके बाद से लगातार सरकार एईएस को लेकर पहले से ही तैयारी करती रही है और इस साल भी कम से कम उम्मीद की जानी चाहिए कि एईएस का कहर ज्यादा नहीं बरपेगा। आपको याद होगा, पिछले साल गोपालगंज में सारण बांध टूट गया था। मॉनसून दस्तक देने वाला है, लेकिन देवापुर में बांध के गेट निर्माण की गति अभी भी धीमी है। लिहाजा 15 जून तक काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। गोपालगंज में सारण बांध की मजबूती को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। बरौली के देवापुर में स्लुइस गेट के निर्माण में अभी भी धीमी गति है। लिहाजा मानसून और बांध की तैयारियों को देखते हुए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को 15 जून तक सभी कार्यों को पूरा करने का आदेश दिया है। आप देख सकते हैं कि बरौली के देवापुर में स्लुइस गेट बनाने का काम चल रहा है। पिछले साल आई बाढ़ में ये स्लुइस गेट धराशायी हो गया था। अब तक इस गेट का निर्माण कार्य 70% ही पूरा हो पाया है, जिसे हर हाल में 15 जून तक पूरा करना है। अगर वक्त पर गेट का निर्माण नहीं हो पाया तो एक बार फिर गोपालगंज के लोगों को बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ सकती है। बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ सकती है। तो मानसून आने के बाद जो है सबसे ज़्यादा दबाव यहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखें कि स्लुइस गेट का जो निर्माण कार्य है वो कैसे अधूरा पड़ा हुआ है, और डीएम ने यहाँ पर जांच भी किया था, इंस्पेक्शन किया था, और डीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि स्लुइस गेट का जो निर्माण कार्य है उसको 15 जून से पहले पूरा कर लेना है। खबर तो समझिए, तकरीबन हफ्ते भर में मानसून के आने की उम्मीद है। उम्मीद है कि 12 से 15 जून तक मानसून आ जाएगा। ऐसे में बांध का काम अधूरा रहना बड़ी लापरवाही है। पिछले साल सारण बांध टूट जाने से गंडक नदी की विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। 15 मई तक तटबंधों के मरम्मत का काम पूरा करना था, लेकिन लापरवाही की वजह से काम पूरा नहीं हो पाया है। अभी भी 30% काम अधूरा है। सीएम नीतीश कुमार ने आज ही बाढ़ सुखाड़ को लेकर समीक्षा बैठक की और 13 जून तक सारी तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही तैयारियां पूरी हो जाएंगी, वरना तबाही आ सकती है। झारखंड का रुख करेंगे। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत की जांच से राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू संतुष्ट नहीं हैं। राज्यपाल ने डीजीपी को राजभवन तलब कर पूरे मामले की सही तरीके से जांच के निर्देश दिए हैं। रूपा तिर्की को कब मिलेगा इंसाफ? राज्यपाल ने डीजीपी को किया तलब। मामले की सही से जांच का दिया आदेश।
साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत मामले की अब तक की जांच से राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू संतुष्ट नहीं है। इसे लेकर राज्यपाल ने डीजीपी नीरज सिन्हा को राजभवन बुलाया और अब तक की जांच की जानकारी ली। साथ ही राज्यपाल ने डीजीपी को सही दिशा में जांच करने का आदेश दिया। रूपा तिर्की मामले को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल कल ही राज्यपाल से मिला था और झारखंड पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। असली मुलजिम है उनको बचाने के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन का रुख। इसलिए और चूंकि मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि का है, उनके राइट हैंड है, इसलिए ना उनका कोई स्टेटमेंट आया है, दो शब्द सांत्वना के भी नहीं आया है। तो स्टेट का कोई भी एजेंसी इस केस में जस्टिस रूपा को नहीं दे सकता है। इसलिए ये मामला सीबीआई को जरूर जल्दी सपोर्ट करना चाहिए। जनता भी चाह रही है, उनके परिवार के लोग भी चाह रहे हैं, तो सरकार को निष्पक्ष न्याय करना चाहिए और जिससे वो संतुष्ट है वो करना चाहिए और इसकी जांच को सीबीआई को देना चाहिए। दरअसल 3 मई को साहिबगंज में अपने आवास पर फंदे से लटका मिला था रूपा तिर्की का शव। पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में गठित की गई थी 5 सदस्यीय जांच टीम। एसआई शिव कुमार कनौजिया सस्पेंड, 9 मई को भेजा गया जेल। साहिबगंज पुलिस ने रूपा तिर्की की मौत को आत्महत्या करार दिया। पुलिस ने साहिबगंज कोर्ट में चार्जशीट दायर की। शिव कुमार कनौजिया की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की बात, मनीषा कुमारी, ज्योत्सना कुमारी और पंकज मिश्रा के संलिप्तता से इनकार। लेकिन साहिबगंज पुलिस की इस रिपोर्ट पर बीजेपी और रूपा तिर्की के परिजनों ने सवाल उठाए हैं और इसकी सीबीआई से जांच की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि रूपा तिर्की की मौत के मामले में सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का नाम सामने आया है। ऐसे में पुलिस पंकज मिश्रा को बचाने के लिए सही तरीके से जांच नहीं कर रही है। रांची से निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर तो समझिए। दरअसल 3 मई को साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की लाश उनके सरकारी आवास से मिली थी। साहिबगंज पुलिस ने चाईबासा में पोस्टेड दारोगा शिव कनौजिया को 9 मई को गिरफ्तार किया। अब तक की जांच में रूपा के आत्महत्या करने की बात सामने आई है। इस मामले में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने डीजीपी नीरज सिन्हा से जानकारी ली। इस दौरान राज्यपाल ने जांच को लेकर कुछ निर्देश भी दिए। इस मामले में लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही है। जाहिर है राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद अब मामला सुलझने की उम्मीद है और सही जांच होने की उम्मीद है। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, जरा टीका लगा, जरा टीका 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 लगाया क्या। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।